भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट इको लेसन नंबर 4 बैंकिंग और मौद्रिक नीति। तो बच्चे सबसे पहले हम प्रस्तावना देखेंगे कि बैंकिंग और मौद्रिक नीति किस लिए है, क्यों बनाई गई है। तो हम सभी आज बैंक शब्द से परिचित हैं। हमने अपने घर में और बाहर सब जगह हमने बैंक का नाम सुना होगा। बैंक अर्थात क्या कि हमारे पेरेंट्स हैं तो उनका बैंक में कुछ ना कुछ काम होता ही है, और वो क्या करते हैं, पैसों को निकालने का काम, जमा करने का काम कहाँ पर करते हैं, बैंक में किया होगा। और आज के समय में सभी के पास जो खाता होता है बैंक में, बैंक का काम किस लिए हम करवाते हैं, पैसों का लेन देन करने के लिए। अभिभावक रसोई गैस की सब्सिडी बैंक के खाते द्वारा प्राप्त करते होंगे। हम लोगों को जो सब्सिडी मिलती है वो कहाँ पर प्राप्त होती है, बैंक में। आपने स्कूल में फीस बैंक के चेक द्वारा भी भरी होगी, जैसे कि टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, अन्य वस्तुएं हम क्या करते हैं, जब हमें ये खरीदनी होती है तो हम बैंक से पैसा निकालते हैं और वस्तुएं खरीदते हैं। इस तरह से हम बैंक से परिचित हैं। अब हम देखेंगे कि बैंक का उद्भव और अर्थ। अंग्रेजी में बैंक शब्द का अर्थ क्या होता है, जत्था या समूह होता है। और ये शब्द जैसे कि संस्कृत भाषा में बैंक शब्द का मतलब क्या होता है, भांड होता है, जिसका पूंजी का जत्था हम ऐसा कह सकते हैं। अंग्रेजी में बैंक शब्द ये फ्रांस शब्द का शब्द है। इटली के शब्द बेंचा और बैंक्यू पर से ये लिया गया है। यूरोप में प्राचीन काल में साराफ बेंच पर बैठकर लोग क्या करते थे, लेन देन करते थे पैसों का। उस समय क्या था, बैंक नहीं थी और बेंच पर मुद्रा का लेन देन किया जाता था। अब इसका शब्द जो बैंक है वो अंग्रेजी शब्द है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व की सर्वप्रथम बैंक के रूप में स्पेन ने 1401 में स्थापित बैंक ऑफ बार्सिलोना मानी जाती है, जब मुद्रा का चलन के रूप में स्वीकार हुआ, विनिमय के माध्यम में मूल का उपयोग हुआ। इस तरह से हम लोग ने बैंक का उपयोग किया है और आज के समय में हम इससे परिचित हैं। अब बैंक का अर्थ देखेंगे। बैंक की सेवा प्रदान वाली संस्था को हम क्या कह सकते हैं, बैंक कहते हैं। मांगे जाने पर जितनी मुद्रा की हमें आवश्यकता हो और उतनी मुद्रा मिले और विविध प्रकार की शर्त के अधीन हमें पैसे को क्या करना पड़ता है, जमा करवाना पड़ता है। बैंक अर्थात लाभ के उद्देश्य से काम करने वाली संस्था है। वो धंधा किए में पूंजी के रूप में स्वीकार करती है, ब्याज प्रदान करती है, पूंजी को सुरक्षित रखती है। यह कार्य किसका है, तो बैंक का कार्य है। तो बैंक के बारे में हमने देखा। अब देखेंगे कि बैंकों का वर्गीकरण। तो इसको दो भागों में बांटा है, एक वाणिज्य मतलब कि व्यापारिक बैंक और दूसरी है मध्यस्थ बैंक। तो व्यापारिक बैंक के बारे में देखेंगे तो 1949 में व्यापारिक बैंक अर्थात ऐसी संस्था जहां पर बैंक से संबंधित व्यापार होता था। निवेश बढ़ाने के लिए प्रजा की जमा रकम को स्वीकार करना होता था। ग्राहकों को जरूरत पड़ने पर ड्राफ्ट, चेक जैसी सुविधा भी दी जाती थी। व्यापारिक बैंक व्यापारिक इकाई है। ये मुनाफे के लिए कार्य करती है, प्रजा की बचत को क्या करती है, सुरक्षित रखती है और उसे इंटरेस्ट भी देती है, मतलब ब्याज देती है। जमा रकम को बैंक के क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग, विकास के कार्यक्रम में उपयोग की जाती है। विविध प्रकार की जामीनगिरियों का भी बैंक कार्य करती है, विविध प्रकार की लोन देती है और जिससे हम कोई भी उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं या हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है हम वह चीज़ खरीद सकते हैं। जमा रकम को स्वीकार करती है, बैंक क्या करती है, ब्याज भी देती है। हमने हमारे घर में भी देखा होगा कि हमें किसी चीज़ जैसे कि घर लेना है तो उसके लिए हमने लोन ली होगी, तो हमें बैंक को क्या करना पड़ता है, पैसे चुकाने पड़ते हैं। दूसरा है व्यापारिक बैंक के कार्य। तो व्यापारिक बैंक के कार्य में देखो, पहला है जमा राशि स्वीकार करना। प्रजा के पास से उनकी बचत को क्या करती है, स्वीकार करती है और उनकी जमा राशि को सुरक्षित रखती है और उसके बदले में क्या प्रदान करती है, तो ऋण मतलब कि ब्याज प्रदान करती है। दूसरा है हमारा कि चालू खाता। चालू खाता यह खाता व्यवसाय के लिए खोला जाता है, जिसमें रखी जाने वाली रकम सभी प्रकार की जमा रकम की तुलना में अधिक कम होती है और व्यवसाय या व्यापार के लिए दिन में चाहे जितनी बार हम पैसे को निकाल सकते हैं। इसमें विविध प्रकार की चेक बुक मिलती है और बैंक इसमें विविध प्रकार के चार्ज भी वसूल करती है। नेक्स्ट है हमारा बचत खाता की जमा रकम।
इस खाते में व्यक्ति अपनी अल्पकालीन बचत को क्या करती है, इकट्ठा रखती है। जब पैसा चाहिए तब चेकबुक द्वारा हम निकाल सकते हैं। ऐसी जमा रकम पर ब्याज भी मिलता है और वर्तमान में समय में और डेबिट कार्ड भी और क्रेडिट कार्ड द्वारा हम इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिकरिंग खाता। रिकरिंग खाते की जमा राशि भी बचत खाते का एक प्रकार का भाग है। यहाँ पर जो व्यक्ति एक साथ पैसा जमा नहीं करवा सकता हो अथवा वो नहीं कर सकता है और वह थोड़े थोड़े करके राशि को इसमें जमा कर सकता है और उसमें ब्याज भी मिलता है, इसे रिकरिंग जमा राशि कहते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट। इसके बारे में हमने देखा होगा कि हमारे घर में भी कितने सारे या हमारे रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा सुना होगा कि हमने फिक्स डिपॉजिट की। इसमें क्या होता है, जमा रकम को निश्चित समय के लिए रखा जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, और बैंक क्या करती है, हमें ब्याज देती है। ये लंबे समय के लिए बचत करने की इच्छा रखता हो तो हम ये खाता खुलवा सकते हैं। दूसरा है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना। अर्थतंत्र में व्यवसाय, व्यापार या कोई निजीकरण के लिए हमें जब पैसों का निवेश करना हो तो मुद्रा की हमें आवश्यकता पड़ती है और बैंक हमें क्या करती है, ऋण देती है। बैंक ब्याज लेकर विविध प्रकार का ऋण प्रदान करती है, जैसे कि कुछ समय के लिए, लंबे समय के लिए तथा मध्य समय के लिए। जो अल्प समय मतलब थोड़े समय के लिए तो समय बताया 1 वर्ष, मध्यम बताया 1 से 5 वर्ष और लंबा समय बताया 5 से 15 वर्ष। तीसरा पॉइंट है हमारा भुगतान एवं निकासी की सुविधा करने का कार्य। बैंक ग्राहकों की सरलता और मुद्रा का भुगतान एवं निकासी की सुविधा विविध प्रकार की पूरी करती है, जैसे कि चेक देना, फॉर्म देना, ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन आदि। चौथा पॉइंट है हमारा साख सर्जन का कार्य। मुद्रा की पूर्ति करना और इसके लिए बैंक विविध प्रकार का शाख का कार्य भी करती है, जैसे मुद्रा का भंडार, जमा रकम का स्वीकार करना तथा साख पर विविध प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ाना। साख सर्जन में प्रवृत्ति को घटती है तब मुद्रा की आपूर्ति करती है। बैंक अपनी प्राथमिक जमा राशि को क्या करती है, विविध प्रकार के चेक द्वारा भुनाकर व्यक्ति का नाम, व्यक्ति के खाते, इस प्रकार से बैंक क्या करती है, कार्य करती है और रुपया जमा कराती है और समय होने पर तीसरे व्यक्ति को लोन प्राप्त होता है। ये नया खाता खुलवाना पड़ता है और जमा रकम रजिस्टर्ड होती है। इस प्रकार जमा राशि में अनेक जमा राशि क्या होती है, सर्जित होती है। जमा राशि में ऐसा बताया है कि माना कि हमने प्राथमिक जमा राशि कितनी रखी हो 1000, तो नगद रक्षित कोष का प्रमाण कितना प्रतिशत हुआ, तो 20%। तो 1000 गुणे 1/20%, तो जितना कितना होगा हमारा 1000 की जमा राशि रखेंगे तो प्राथमिक जमा राशि हमारी 5000 जितना साख सर्जन हो सकता है। इस तरह से भंडार में पूर्ति किया जाएगा और 4000 इतने नई मुद्रा का हम सर्जन कर सकते हैं। तो देखो तालिका 4.1 में बैंक ने ए, बी, सी और अन्य बैंक है। जमा राशि में हमने पहले 1000 था, फिर 800, फिर 640 और अन्य कितना हुआ 2048 और कुल में कितना आया तो 5000। नगद रक्षित कोष कितना रखा, 1000 का 200, 800 का 160, 640 का 128 और लास्ट में कितना हुआ हमारा 1000। नया ऋण हमें कितना मिला, तो 1000 में से 200 घटा देंगे तो कितना होगा 800 और इस तरह से 800 से तो 160 घटाएंगे तो 640 और 512 और 1634, तो मतलब कुल हमारा कितना मिला तो 4000। इस तरह से हम यहाँ देखेंगे यदि चालू खाता धारक उनके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकाल लेता है तो हमें उससे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कह सकते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा आंतरिक बैंकिंग व्यवहार। तो एक बैंक दूसरे बैंकों से क्या करती है, थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए पैसा लेती है, ठीक है। और ये सारा जो कार्य है वो कौन करवाता है, मध्यस्थ बैंक करवाता है। इसे कॉल मनी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यापारिक बैंक के गौण कार्य। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा ग्राहकों को एजेंट के रूप में उपयोगी सेवा प्रदान करना। बैंक अपने ग्राहकों को विविध प्रकार की सेवा देती है, विविध प्रकार का साख प्रमाण देती है, विविध प्रकार की आर्थिक प्रवृत्तियों की गारंटी देती है, जैसे कि चलन, बीमा, प्रीमियम या आदि का कार्य करती है। जैसे विविध प्रकार के हमारे डॉक्यूमेंट्स हुए और विविध प्रकार की ज्वेलरी है, उनको भी सुरक्षा रखने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट है हमारा परिवर्तन समय के साथ आधुनिक सेवाएं। जैसे कि आज के समय में बैंक के साथ में समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है, नवीनीकरण आ रहा है। आज के समय में चलन या चेक का उपयोग खाते में किसी अन्य बैंक के ग्राहक के
खाते में मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और RGST मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इस तरह की व्यवस्था भी शुरू हुई है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा मोबाइल फ़ोन द्वारा हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऐप द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पैसों का क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व। तो भारत में व्यापारिक बैंकों का अस्तित्व में निजी मालिकी वाली दिखाई देती है। 1991 में हमें पता है बहुत सारे क्या हुए, सुधार हुए, ठीक है। और परंतु व्यापारिक बैंक की कानूनी परिभाषा के अनुसार बैंक कार्य करती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में शेड्यूल बैंक ने अपना कार्य बताया है कि शेड्यूल बैंक व्यापारिक बैंक और सहकारी दो भागों में बांटा है। व्यापारिक बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र और व्यापारिक बैंक है, और व्यापारिक में क्या, निजी क्षेत्र की व्यापारिक, और भारत में कार्यरत बैंक और प्रादेशिक ग्रामीण। और नीचे क्या बताया, विदेशी बैंक। और ये चार्ट में हमने देखो क्या देखा, सारी बैंकों के बारे में हमने देखा कि व्यापारिक बैंक में कौन सी आएगी और सहकारी बैंक में कौन आएगा, ठीक है। मध्यस्थ बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे कि दुनिया के प्रत्येक देश में मध्यस्थ बैंक होती है जो तमाम बैंक की क्या करती है, कार्य करती है, अंकुश लगाती है, मूल्यांकन करती है, नीति विषयक बनाती है, विविध प्रकार के निर्णय भी बनाती है। RP केंद्र ने क्या कहा है कि मध्यस्थ बैंक अर्थात ऐसी बैंक जहाँ पर जो देश प्रजा के सामान्य हित के लिए क्या करती है, अर्थतंत्र में मुद्रा का क्या करती है, भंडार का विस्तरण करती है, संकुचित रखती है, जिम्मेदारी इसके पास होती है मध्यस्थ बैंक की। मध्यस्थ बैंक जो देश के आर्थिक विकास के लिए कार्य करती है, नियंत्रण, मुद्रा मूल्य की देखरेख करना जिम्मेदारी मध्यस्थ बैंक की होती है, और विविध प्रकार की नीतियाँ भी बनाती है। और मध्यस्थ बैंक सरकार को भी मौद्रिक सलाह और सुझाव देती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की रिजर्व बैंक। देखो जो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे RBI हम कह सकते हैं, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, और इसमें पहला कितना निजीकरण किया गया, तो 5 करोड़ की निजी पूंजी निवेश इसमें की गई थी जब इसका स्थापना हुई थी तब। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1949 में, ठीक है, हमारे आज़ादी के बाद में। नेक्स्ट है कि RBI बैंक ऑफ इंडिया के कार्य। तो इसमें पहला है कि RBI की जवाबदारी के कार्य, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारा चलन मुद्रा निर्गमित करने का कार्य। देखो 2 या 2 से अधिक रकम नोट छापने का कार्य कौन करती है, RBI करती है। और एक कागजी नोट का भी कार्य कौन करती है, RBI करती है। दूसरा है सरकारी की बैंक के रूप में कार्य। RBI केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बैंक हैं। इसमें एजेंट, मुद्रा की एजेंट, सलाहकार के रूप में यह कार्य करती है, और विविध प्रकार के बॉन्ड, सरकारी खाते और विविध प्रकार के जो चलन सिक्के उसका भी कार्य करती है। तीसरा है बैंकों की बैंक और बैंकों के अंतिम सहायक। ये RBI क्या करती है, एक दूसरे बैंक का क्या करती है, नगद रक्षी कोष का संचालन करती है, और इनका विविध प्रकार की समस्या हो, संकट के रूप में भी इनका मदद करती है। चौथा पॉइंट है हमारा साख नियमन कार्य। RBI व्यापारिक बैंकों के साख सर्जन का कार्य भी करती है, ठीक है। पांचवा है विदेशी मुद्रा की रेखरेख करना। RBI विनिमय दर निश्चित करती है। यदि विदेशी विनिमय दर बाजार में उसकी मांग एवं पूर्ति बढ़ती है तो RBI विदेशी मुद्रा क्रय विक्रय करके विदेशी मूल्य की तुलना में भारत के रुपए में क्या करती है, देखरेख करती है। नेक्स्ट है B सेक्शन में, देखो B में RBI के गैर मौद्रिक कार्य। तो पहला है नियमन एवं देखरेख का कार्य। बाजार में, मुद्रा में, बाजार के कार्य में जो भी देखरेख करना है वो RBI। बैंकों की शाखाओं का वितरण की पद्धति भी RBI, मौद्रिक सहकारी बैंकों का कार्य इत्यादि पर भी विशेष ध्यान रखती है। दूसरा है प्रोत्साहन का कार्य। अपने देश में आज भी अनेक लोग बैंक के खाते नहीं खुलवाए गए, और यह लोन आवश्यक के लिए असंगठित मुद्रा बाजार आधारित होना पड़ता है। व्यवसाय में भुगतान चेक के बदले में नकद और विनिमय जानकारी नहीं हो सकती। मुद्रा का मूल्य और राष्ट्रीय आय सही प्रमाण में जानने की परेशानियां होती है। तो RBI क्या करती है, लोगों को जागरूक करने का कार्य, और गांव में विविध प्रकार की शाखाएं तथा विविध प्रकार के खाते भी खुलवाने का कार्य करती है। तीसरा है समावेशित विकास के लिए कार्य। भारत में आर्थिक भिन्नता, ग्रामीण शहरी भिन्नता और आर्थिक देखने को मिलती है, और इसमें विविध प्रकार के परिवर्तन आते हैं। RBI इसके लिए बैंकिंग क्षेत्रों में सतत प्रयास करती है, और अग्रिमता वाले क्षेत्रों में जैसे कि कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, स्वरोजगार, परंपरागत गृह उद्योग आदि का कार्य भी कौन करते हैं, RBI।
आरबीआई वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने लोगों का क्या होगा, हमने भी देखा होगा, हमारे आसपास हमारे घर में लोगों ने क्या किया होगा, ये खाता खुलवाया होगा। जैसे कि मोदी जी हो हर बताया कि हर महीने क्या गरीब लोग हैं उन्हें हर मंथली 1000 रुपये उनके खातों में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा मौद्रिक कार्य। अर्थशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार मौद्रिक अर्थात कि अर्थतंत्र में मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के लिए जो संचालन में नियंत्रित नीति बनाते हैं उसका संतुलन बिगड़ जाता है तो मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है। जैसे कि अर्थतंत्र में अस्थिरता मुद्रा की मांग पूर्ति का अत्यंत आवश्यक है। मौद्रिक नीति के रूप में इसे जाना जाता है। शुरुआत के वर्षों की हम बात करें तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, मुद्रा को प्रमाण में नियंत्रित करना। तो मुद्रा को हम नियंत्रित कैसे करेंगे, तो आरबीआई क्या कार्य करती है कि जब उसके पास पैसे नहीं होते तो लोगों को लोन का जो कार्य है उसमें अधिक ब्याज पर देती है और जब मुद्रा अधिक होती है तो कम ब्याज पर लोन देती है। इस तरह से आरबीआई क्या करती है, मौद्रिक जो मुद्रास्फीति है उसको संभालने का कार्य करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मौद्रिक नीति के साधन। तो इसमें परिणात्मक साधन में देखो तो पहला पॉइंट है बैंक दर। तो जब व्यापारिक बैंक मुद्रा की कमी महसूस करती है तो आरबीआई उधार लेती है। आरबीआई क्या करती है, लंबे समय के लिए ब्याज दर की दर पर देती है, तब उसे बैंक दर कहते हैं। जब आरबीआई के बैंक दर बढ़ाती है तो आरबीआई बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसका ब्याज अधिक चुकाना पड़ता है तो लोग उस समय लोन कम लेते हैं। तो इसी का उल्टा होता है, जब आरबीआई के पास पैसा अधिक होता है बैंक में तो क्या करती है, वो क्या करती है, कम ब्याज पर लोन देती है। और जब उसके पास पैसा कम होता है तो क्या करती है, इस तरह से उन दोनों का कार्य अपोजिट रूप से चलता है। तो बैंक दर हम देखते हैं 4.2 में तालिका में, तो वर्ष 1953 में बैंक दर 3.5 था, 1981 में 10 हो गया, 1951 में 12 हो गया, 2016 में 7 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेपो रेट। तो रेपो रेट अर्थात क्या, तो यह अल्पकालीन समय के लिए होता है, 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन के लिए। ठीक है, आरबीआई इसे निर्गमित करती है जिसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट अल्पकाल में ऋण लेने के लिए व्यापारिक बैंक बट्टे की दर पर वापस लेने की शर्त पर क्या करती है, जामीनगिरी बेचती है और इसे कहते हैं रेपो रेट। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है जब उसके पास पैसा नहीं होता, आरबीआई रेपो रेट कम करती है जब उसके पास पैसा होता है। ठीक है, पिछले कुछ वर्षों का रेपो रेट हम देखें तो जनवरी तालिका में बताया है कि जनवरी 2006, मार्च 2010 और अगस्त 2016 में रेपो रेट कितना 6.50 था, फिर मार्च में कितना हो गया 5.0, फिर अगस्त में हो गया 6.5। अब रिवर्स रेपो रेट कितना है तो 5.50, 3.50 और 6। इस तरह से क्या पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम किया, फिर उसके बाद ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि समय में स्थिरता लाना। तो यह विशिष्ट व्यवस्था है जहाँ पर संकट मतलब जो समस्या है उस समय व्यापारिक बैंक क्या करती है, आरबीआई के पास से सरकारी जो भी जामीन गिरी उसको गिरवी रखा कर ऋण देती है और रेपो रेट की तुलना में वह अधिक होता है। कितने प्रतिशत होता है तो 7%, जिसे हम मार्जिनिंग रेस्टोरिंग फैसिलिटी कह सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा नगद रक्षित के अनुपात में परिवर्तन। आरबीआई 1934 की धारा अनुसार व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का कुछ प्रतिशत क्या करना पड़ता है, हमें उनके पास में रखना पड़ता है। जो प्रमाण चालू खाते की जमा राशि का 5% है, दीर्घकालीन लंबे के समय हमें कितना रखना पड़ता है 2%। और 1962 की बात करें तो 3 से 15% हमने सीआर रखा। जैसे कि आरबीआई आवश्यकता अनुसार सीआर बदलता है। सीआरआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बैंक की व्यवस्था के पास से नगद मुद्रा रहे जो लंबे समय के लिए या बैंक की किसी भी समस्या के समय वह पैसा हमारे काम में आ सके। जब सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास से 60 सर्जन मुद्रा रहती है और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति मुद्रास्फीति नीची रहती है तो मंदी के समय हमारा सीआरआर क्या होता है, कम हो जाता है। पांचवा पॉइंट है हमारी वैधानिक तरलता का प्रमाण। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अनुसार प्रत्येक व्यापारिक बैंक को एसआरआर के कुल जमा राशि हमें कितना रखना पड़ता है, 25% आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जैसे कि या कोई सोना हो सकता है या सरकारी सिक्योरिटी हो सकती है आदि। एसएलआर ऊंचा हो तो बैंकों की जमा राशि अधिकांश प्रमाण सरकारी प्रवृत्तियों में निवेश होती है।
ठीक है, सरकारी प्रति होती है वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए ये उपयोगी होता है। नगद और सोना में रहता है, SLR ऊंचा हो तो प्रजा को उतने प्रमाण में कम ऋण प्राप्त होता है कि ठीक है, मतलब जब पैसा हम लोग RBI बढ़ा देती है ऋण। और छठा पॉइंट हमारा खुले बाजार की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे शॉर्ट में कहेंगे OMO, अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाना या घटाना। RBI खुले बाजार में सरकारी पूर्ति का क्या करती है, क्रय विक्रय करती है, मतलब बेचती है और खरीदती है। RBI सरकार के पास से विविध प्रकार की प्रतिविधियों का क्या करती है, क्रय करती है, मतलब खरीदती है। अर्थतंत्र में मुद्रा की पूर्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब खुले बाजारों में वह बेचती है तो मुद्रा की पूर्ति घटती है और मुद्रास्फीति मंदी को नियंत्रण ला सकते हैं। सातवां पॉइंट है कि RBI के हिसाब में मुद्रा की वृद्धि में स्थिरता या मुक्त करने की हेतु, जब देश में अधिक प्रमाण में विदेशी मुद्रा आए, हमने यहाँ से वस्तु का क्या किया, निर्यात किया, विदेश से पूंजी हमारे पास आई, तो हिसाब किताब का असंतुलन हो जाता है, तो RBI क्या करती है, इसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा गुणात्मक साधन। RBI कुछ क्षेत्र में विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों को पहचानने के गुणात्मक साधनों का काम करती है। इसमें पहला कार्य है सुरक्षा की आवश्यकता। सामान्य प्रजा को जब व्यापारी बैंकों को ऋण देती है तब ऋण वापस आए, इसकी सावधानी के लिए हमें विविध प्रकार की सावधानी रखनी पड़ती है। हमें भी पता है विद्यार्थी मित्रों कि जैसे हमने किसी भी प्रकार के लोन लिए हो तो लोन वाले बैंक वाले क्या करते हैं, हमारे घर की फ़ोटो लेते हैं, हमारे घर के जांच पड़ताल करने आते हैं, जिससे उनको लगता है कि आगे वो पैसा नहीं देंगे तो हम उनकी जो जामीनगिरी या जो गिरवी रखी हुई वस्तु है उसको बैंक क्या करती है, जब्त कर सकती है। दूसरा पॉइंट है मार्जिन की आवश्यकता। गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का कुछ निश्चित प्रतिशत, मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का व्यक्ति को प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे मार्जिन कहते हैं। RBI अलग अलग मार्जिन रखने का कार्य भी करती है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि ऋण की अधिकतम सीमा, व्यक्ति को या इकाई को, कोई व्यक्ति हो या कोई धंधा व्यवसाय हो, उसमें अधिकतम सीमाएं कौन करती है, RBI निश्चित करती है। चौथा पॉइंट है भेदभाव या भेद पार की ब्याज की दर, अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज कौन देती है, बैंक देती है। उदाहरण स्वरूप जैसे कि गरीब किसान है उनको कम में लोन देगी, ठीक है, उनसे कम या निश्चित दर से ब्याज लेती है, और धनी लोगों के पास से खूब अधिक रूप से ब्याज लेती है। तो विद्यार्थी मित्रों लेसन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ इको में। अब हम क्या देखेंगे कि स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि MCQs है और एक एक वाक्य के हैं, कुछ संक्षेप में है, मुद्रासर है और विस्तार होगा। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करना है, लिखना है, याद करना है, तथा ये सारा आपको आगे वाले लेसन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों आप हमारे चैनल को क्या करो, लाइक करो तथा सब्सक्राइब करो, और थैंक यू।